रहमान अस्सलाम वालेकुम। आज 21 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और उनकी अहलिया ने भी रिव्यू पिटिशन्स फ़ाइल कर दी हैं। जब मैंने आपको बताया था कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने नज़रसानी की अपील फ़ाइल की है, दरख्वास्त फ़ाइल की है, मैंने साथ आपको बताया था कि कुछ दिन बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी दरख्वास्त फ़ाइल कर देनी है और ये सिर्फ़ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं और ये वक्फे से दरख्वास्तें फ़ाइल करके जो भी रिलीफ लेना चाहते हैं, लेकिन इनका माइंड ये है कि पहले एक तरफ दरख्वास्त आई, फिर दूसरी तरफ से दरख्वास्त आई और अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और उनकी अहलिया ने भी दरख्वास्त फ़ाइल कर दी है। अब इसमें दो सवालात हैं जो बड़े अहम हैं और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बड़ा ही मासूमाना सी इल्तजा की है सुप्रीम कोर्ट से और उस इल्तजा में ये कहा गया है कि जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसके आर्टिकल 4 और आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी में ये सारा कुछ हुआ है। आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी में ये जजमेंट आई है और ये वो जजमेंट है जिसकी बुनियाद पर काजी फ़ाइज़ ईसा को रिलीफ दिया गया और काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस को खारिज कर दिया गया। लेकिन ये वो जो लोग उस वक्त कह रहे थे कि हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है या हुकूमत की बहुत बड़ी कोई इसमें कोई शिकस्त सामने आ गई है, हुकूमत आराम से घर बैठी है, हुकूमत इंजॉय कर रही है और ये लोग आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इनको समझ आ रहा है ऑर्डर के बारे में और ऑर्डर्स की ये लैंग्वेज को समझने लगे हैं, तब से इन्होंने रिव्यू पिटीशंस करना फ़ाइल करना शुरू कर दी हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब फरमाते हैं कि हम इंतज़ार में थे कि रिटन जो तफसीली फ़ैसला है वो आ जाए, उसके बाद हम जो लेकर जाएंगे इस मामले को रिव्यू पिटीशन में, लेकिन क्योंकि वो फ़ैसला नहीं आया इसलिए हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है और हम रिव्यू पिटीशन फ़ाइल कर रहे हैं ताकि रिव्यू पिटीशन का जो टाइम पीरियड होता है, टाइम फ्रेम होता है, वो गुजर न जाए। साथ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये कहा है कि जो ये मामला है बदनीयती है हुकूमत की। हुकूमत ने FBI के पास ये मामला जो भिजवाया गया है, FBI के चीफ़ को, चेयरमैन को चेंज किया गया है और चेयरमैन को चेंज कर कर हुकूमत ने अपनी बदनीयती वाज़े कर दी है और हुकूमत हमारे ख़िलाफ़ और मेरे अहल खाना के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए तुल गई है और हुकूमत जिस एग्जेक्टिव से हम खौफज़दा थे वही एग्जेक्टिव को अब अख्तियारात दिए गए हैं हमारे ख़िलाफ़ मामलात को देखने के लिए और जो FBI को अहकामात दिए गए हैं, डायरेक्शन दी गई हैं, वो गैर कानूनी है। मैंने आपको बताया था कि अगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस मामले को जुडिशल जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उससे खारिज करवाएंगे तो ये मामला या नैब के पास चला जाएगा या FBI के पास, फिर वो पूछेंगे जब आपने खुद जुडिशल रेमेडी को अवेल नहीं किया और आपने खुद जुडिशल जो प्रोसीडिंग्स थी उसके ख़िलाफ़ आप चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो जब जुडिशल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी तो फिर एग्जेक्टिव प्रोसीडिंग्स होंगी, फिर दूसरी तो ऑप्शन ही कोई नहीं रहती। अगर आप जुडिशल प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट हैं तो फिर एग्जेक्टिव प्रोसीडिंग्स को आप जाकर फेस करें। अब जब जुडिशल प्रोसीडिंग्स ख़त्म कर दी गई हैं और एग्जेक्टिव प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी, अब इस पर भी एतराज़ है और ये कहा जा रहा है कि हमें एग्जेक्टिव के रहम करम पर छोड़ दिया गया है जो कि गैर कानूनी है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने हर जगह पर मेरे और मेरे अहल खाना, मेरे और मेरे अहल खाना, ये दो वर्ड जो बार बार इस्तेमाल किया है। अब कोई ये पूछने वाला अगर होता कि उन अहल खाना के जो मामलात हैं या उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका जवाब तो आप नहीं देना चाहते या उनके जवाब दे तो आप नहीं हैं, लेकिन जब उनको डिफेंड करने की बात आती है तो आप जगह जगह ये कहते हैं कि मेरे और मेरे अहल खाना, मेरे और मेरे अहल खाना, और फिर एक बड़ी मासूम सी ख्वाहिश बयान करते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपनी इस रिव्यू पिटीशन में और फरमाते हैं कि मेरे अहल खाना को नहीं सुना गया और मेरी जो अहल खाना की इस्तदा थी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। अब कोई पूछे कि अगर आपके अहल खाना तो पार्टी नहीं थे, आपके अहल खाना का तो उससे कोई कंसर्न ही नहीं था, जो शख्स पिटिशनर नहीं है, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अगर चैलेंज किया वो पिटिशनर थे, पाकिस्तान बार काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चैलेंज किए वो पिटिशनर थे, काजी फ़ाइज़ ईसा ने चैलेंज किए वो पिटिशनर थे। सरीना ईसा कौन है, वो कैसे रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकती है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने शफकत करते हुए उसकी बात सुन ली थी और उसकी बात सुनने के बाद डायरेक्शन दे दी थी, और क्या अब उसकी बात सुनने की वजह से वो को पार्टी बन गई है? क्या उसको केस में पार्टी बनाया जा सकता है? और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये जो कहते हैं कि मेरे अहल खाना की इस्तदा को नहीं सुना गया, सुप्रीम कोर्ट कैसे आपके अहल खाना की इस्तदा को सुनती थी? आप खुद कानून को जानते हैं, आप ही बता दें कि जो शख्स
पार्टी नहीं था उस शख्स को कैसे सुना जा सकता है। यह तो सुप्रीम कोर्ट ने आपकी अहलिया होने की वजह से उसको इतनी प्रिविलेज दी थी कि उसकी बात सुन ली जाती। साथ काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा है जी कि वफाकी बोर्ड ऑफ रेवन्यू ने मेरे अहल खाना के ख़िलाफ़ कार्रवाई तफसीली फ़ैसले से पहले शुरू कर दी है, जो कि बड़ी ज़्यादती है। अगर आपको कोई एतराज़ था और आप तफसीली फ़ैसले से पहले कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे तो आपकी वाइफ 9 जुलाई को क्यों जा रही है वहाँ पर स्टेटमेंट देने, और अगर 9 जुलाई को वो स्टेटमेंट देकर आ गई है तो उसके बाद आपको 20 जुलाई को ख्याल आया कि आप रिव्यू पिटीशन फ़ाइल करें। आप फिर 10-11 दिन कहाँ थे भाई? आप हमेशा वही बात है ना, आपके पास खिलाफ रेफरेंस फ़ाइल होता है, आपको नोटिस जाता है, आप नोटिस का जवाब भी जमा करवा देते हैं। जब जवाब जमा करवा देते हैं उसके बाद आपको ख्याल आता है कि ये जो रेफरेंस है ये तो गैर कानूनी है और आप उसको चैलेंज कर देते हैं। फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं और आपकी बात को सुना जाता है, और जो चीज़ मेंटेनेबल नहीं है जिसके ऊपर एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपने फैसले में लिखा है उसको मेंटेनेबल करते हुए उसकी बुनियाद पर एक जुडिशल जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसकी कार्रवाई को ख़त्म कर दिया जाता है। फिर भी आपको एतराज़ है कि एफबीआर के पास क्यों गया है, जब आपने पूरा का पूरा केस इस बुनियाद पर बनाया है कि आपके ख़िलाफ़ जो एलिगेशन है वो सिंपल टैक्स का है, या टैक्स की जो टैक्स रिटर्न है वो जमा ना करवाने का है, या अपने असासजात शो ना करवाने का है। आप यही बातें तो आपका यही तो मेन ग्राउंड थी। जब आपकी वो मेन ग्राउंड थी और उसकी बुनियाद पर मामला टैक्स अथॉरिटीज़ को ही भेज दिया गया है, फिर भी आपको इतराज़ है और आप कहते हैं जी कि मेरी है और मेरे अहल खाना के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। और फिर काजी फैज़ ईसा साहब फरमाते हैं कि सबसे दुख की बात तो ये है कि मेरी और मेरे अहल खाना की तज़लील की गई है कि जो नोटिस चिस्पा किए गए हैं हमारे घर के बाहर। मैं समझता हूँ कि ये बात करनी बनती नहीं है, क्योंकि जो नोटिस चिस्पा किए गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी कि नोटिस काजी फैज़ ईसा साहब के जो सरकारी रिहाइशगाह है वहाँ पर उनको सर्व करवाए जाएँ। आपको 3 दफ़ा नोटिस गए, आपने वसूल नहीं किए, ना आपके मुलाजमीन ने वसूल किए, आपने तो जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था उसके ऊपर अमल दरामद ख़ुद नहीं किया। और तीसरी फिर आप बता दें कि सिविल प्रोसीडिंग्स में या ये जो एग्जेक्टिव प्रोसीडिंग्स होती हैं, क्या इसमें जब कोई नोटिस वसूल नहीं करता तो क्या उसके बाद चिस्पानगी का ऑर्डर नहीं होता? क्या ये सारे लोगों के घरों के ऊपर इसी तरह चिस्पा होते हैं? ये कोई नई बात तो नहीं है। और आप कहते हैं जी कि हमारी तजलील हुई है और मेरी और मेरे अहल खाना के साथ ज़्यादती की गई है। फिर साथ ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एलिगेशन ये लगाया गया है कि बहुत से मामलात पर मुझे और मेरे अहल खाना को सुप्रीम कोर्ट ने सुना ही नहीं। अब आप देख लें कि जिन अहल खाना को जो पार्टी नहीं थे, जिनको कहा गया कि आप रिटर्न यहाँ पर जमा करवा दें डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने रिटर्न भी जमा ना करवाया। जिनको 3 घंटे जिनकी तकरीर सुनी गई है उनके बारे में ये कहा रहा है कि ना मुझे और ना मेरे अहल खाना को बहुत से मामलात में सुना ही नहीं गया। जब आपने उस ऑर्डर के बारे में सवालात उठा दिए हैं और अगर आप ये प्रेयर करते हैं कि उस ऑर्डर को सस्पेंड किया जाए, तो जब उस ऑर्डर को सस्पेंड किया जाएगा तो आपके ख़िलाफ़ रेफरेंस दोबारा बहाल हो जाएगा। देखें, एक ऑर्डर हुआ है, उस ऑर्डर में कहा यह गया है कि वो एक ही ऑर्डर में मुख्तलिफ डायरेक्शंस हैं। अब ये तो नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी की डायरेक्शंस को रहने दें या जो आपके मर्ज़ी के डायरेक्शंस नहीं हैं उनको आप सस्पेंड करवा दें, ऐसा नहीं होता। ऑर्डर सस्पेंड होगा तो फिर सारा ऑर्डर सस्पेंड होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब आप रिव्यू पिटीशन में गए और आप कहते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में हमारी रिव्यू पिटीशंस के ऊपर कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो जाती, इस जो ऑर्डर है उसको सस्पेंड किया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कह रहे हैं कि उस ऑर्डर को सस्पेंड किया जाए। कौन सा ऑर्डर? जिसके वजह से जो सदारती रेफरेंस है वो खारिज हुआ है, और अगर वो ऑर्डर सस्पेंड हो जाएगा तो सदारती रेफरेंस बहाल हो जाएगा और सदारती रेफरेंस के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था वो मुअत्तल हो जाएगा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आपका जो रेफरेंस है वो वैसे खड़ा रहेगा। फिर आपके लिए क्या मसाइल नहीं होंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट अगर एफबीआर का मामला निकाल लेती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि ठीक है, अगर आप एफबीआर से नहीं सुनवाना चाहते, और आप इसका मतलब यही हुआ कि एफबीआर वाले तो सच्चे थे। एफबीआर वाले तो पहले कहते थे जी कि सुप्रीम कोर्ट का जज है, कौन जाकर उससे सवाल करे, कौन इतनी हिम्मत करे, कौन इतनी गुस्ताखी करे। इसका मतलब है जो एफबीआर के हुकाम थे या हुकूमत का जो ये मौक़िफ़ था कि हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसलिए आए हैं कि किसी जज, सुप्रीम कोर्ट के जज या जज के अहल खाना के ख़िलाफ़ कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी
अथॉरिटी नहीं पूछ सकती। इसलिए हमने जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है और ड्यू प्रोसेस है, जो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है, उसके मुताबिक हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अप्लाई किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हमने रेफरेंस फाइल किया और उस रेफरेंस की बदौलत से आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। अगर आप कहते हैं कि एग्जेक्टिव भी आपसे ना पूछे और जुडिशल अथॉरिटीज़ भी आपसे ना पूछें, तो फिर आप खुद बता दें कौन पूछे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके जो कुलीग्स जजेस हैं वो आपसे सवाल जवाब करें। आपको अपने कुलीग्स जजेस के सवाल जवाब के ऊपर भी एतराज़ है, आपको एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ के सवाल जवाब से भी एतराज़ है। तो फिर तो ये अनोखी बात हुई और आप कोई अनोखा रिलीफ लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपसे कोई सवाल जवाब भी ना पूछे और आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी कोई ना हो, और बाकी आप काजी के मनसब पर बैठकर सारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते जाएं। बाकी आप चाहें तो आपकी वाइफ बयान हल्फी में ISI के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे, चाहे तो फैज़ाबाद धरना में फिर आप जो चाहें लिखते जाएं, चाहे तो हुदैबिया पेपर मिल में आप जो जिसको रिलीफ देना चाहें। ये सवालात हुजूर उठेंगे और इन सवालात का जवाब भी देना होगा, और ये सारे कानूनी सवालात हैं। और हम बतौर कानून के तालिब इल्म होने के नाते जब भी कोई अदालती फ़ैसला आता है, जब भी कोई पिटीशन आती है, तो उसके ऊपर बात करना हमारा हक़ है, हमारा कानूनी हक़ है। हम इन्हीं चीज़ों से तो सीखते हैं, हमने आपके फ़ैसलों से सीखा है, हम आपकी पिटीशंस को पढ़कर सीखते हैं, और जब सीखते हैं तो हम उसको डिस्कशन के लिए फिर कुछ सवालात भी हैं जो माइंड में आते हैं, जिनका उठाना या जिनके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। साथ ये कहा गया है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 10A है फेयर ट्रायल का। और फेयर ट्रायल और क्या हो सकता है कि आपकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आपके ख़िलाफ़ एक फ़ाइल होता है, और फेयर ट्रायल देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जब आपकी पिटीशन फ़ाइल होती है उसको सुना जाता है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को ख़त्म कर दिया जाता है। फिर आप कहते हैं कि आपको फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया, फिर आप कहते हैं कि ये आर्टिकल 175(2) की खिलाफ वर्जी है, फिर आप कहते हैं कि ये आर्टिकल 184(3) की खिलाफ वर्जी है, और इसके अलावा भी बाकी आप मुख्तलिफ जो आर्टिकल्स हैं उसका सहारा लेते हैं और आप कहते हैं कि इस आर्डर को ख़त्म किया जाए। साथ ये कहते हैं कि FBI को इस मामले में हदायत देना एग्जेक्टिव को खुली छूट देने के मुतरादिफ है। एग्जेक्टिव मेरे ख़िलाफ़ पहले गैर कानूनी इक़दामात कर चुकी है, ये कहना है काजी फैज़ ईसा साहब का कि एग्जेक्टिव तो मेरे ख़िलाफ़ पहले गैर कानूनी इक़दामात कर चुकी है। मुख्तसर फैसले के बाद FBI चेयरमैन की तब्दीली करके हुकूमत ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, जबकि चेयरमैन FBI के तब्दीली अपने मनपसंद नतायज के हसूल की गमाज है, और ये नज़र आ रहा है कि ये अपने मनपसंद कोई नतायज लेना चाहती है हुकूमत। साथ ये कहा गया है कि FBI ने दरख्वास्त गुजार की रिहाइश गाह के बाहर नोटिस चिस्पा करना बदनीयती पर मबनी है। नोटिस चिस्पा करने का बुनियादी मकसद मेरी और अहल खाना की तस्दीक करने के मुतरादिफ है, ये काजी फैज़ साहब फरमा रहे हैं। और साथ फरमा रहे हैं कि जो फ़रोग़ नसीम साहब ने तहरीरी दलाइल देने हैं, अभी आपके इल्म में होगा कि ये जो ऑर्डर आ गया है ये तो वो ऑर्डर है जिसके ऊपर अमल दरामद होना है, अभी जजमेंट तफसीली नहीं आई। जजमेंट किसको कहते हैं? जो रीजनिंग होती है कि किन बुनियादों के ऊपर ये जो क्रक्स दिया गया है, ये जो शार्ट ऑर्डर है, ये किन ग्राउंड्स के ऊपर दिया गया है, उसके लिए फिर दोनों साइड के वकला के जो आर्गूमेंट्स हैं वो तहरीर किए जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी फ़ैसला के लिए जो फ़रोग़ नसीम साहब हैं उनको भी कहा है कि आप इसके ऊपर अपने तहरीरी जो दलाइल हैं वो जमा करवाएं, ताकि वो जजमेंट का हिस्सा बन जाएं, और दूसरी पार्टी मुनीर मलिक साहब भी जमा करवाएंगे, और उसके बाद फिर तहरीरी फ़ैसला आएगा, और वो तहरीरी फ़ैसले में सिर्फ रीज़निंग लिखी जाएगी, जो असल फ़ैसला है वो यही है जो आ चुका है। फिर काजी फैज़ ईसा साहब फरमाते हैं कि जनाब सिर्फ फ़रोग़ नसीम को सुना गया है, ना अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को सुना गया है, ना FBI वालों को सुना गया है। जब भी 3-4 रिस्पोंडेंट्स होते हैं और उनमें से कोई एक रिस्पोंडेंट बहस करता है और बाकी पार्टीज़ जो उस साइड की होती हैं वो ये कह देती हैं कि हमें कोई एतराज़ नहीं है और हम इनकी जो फ़ैसला है हम उसको तस्लीम करते हैं या हम उसको ही कंसिडर कर लेते हैं, हम इनकी इस बहस को ही सेकंड कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, तो उसके बाद बहस की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये एतराज़ तो उन्होंने उठाना था, हुकूमत उठाती कि जनाब ना हमारे अटार्नी जनरल को सुना गया है ना FBI को सुना गया है। ये एतराज़ आपका करना तो बनता नहीं है, लेकिन आपने एतराज़ किया है और आपने 19 जून के फ़ैसले के ऊपर ये सवालात उठाए हैं। और वहीं काजी फैज़ ईसा साहब की वाइफ ने भी ये फ़ैसला इसके ख़िलाफ़ रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की है। इस वक्त तक 4 रिव्यू पिटीशंस फ़ाइल हो गई हैं। हालांकि काजी फैज़ ईसा साहब की वाइफ इस पूरी पिटीशन में पार्टी नहीं थी। जब वो पार्टी नहीं थी
तो वो रिव्यू कैसे फ़ाइल कर सकती हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये कौन कर रहा है? वो लोग जिनसे हम कानून सीखते हैं या जिनको देखकर हम कानून को समझते हैं। अब ये ऊँट किस करवट बैठता है, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या करता है? अगर सुप्रीम कोर्ट 19 जून का फैसला सस्पेंड करता है तो सदारती रेफरेंस बहाल हो जाएगा, और फिर ये क्या सोचेंगे और इसके बारे में मिठाई तकसीम करने वालों का क्या मौक़िफ़ होगा? मुझे ये लगता है कि दिन ब दिन मामला गंभीर होता जा रहा है, और FBR के सवालात का जवाब ना होने की वजह से काजी फैज़ ईसा साहब ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया है। और दूसरे रास्ते में देखें, या ऑर्डर सस्पेंड होगा तो रेफरेंस बहाल हो जाएगा। अगर सस्पेंड नहीं होता तो FBR अपने टाइम पीरियड में वो कार्रवाई मुकम्मल करके दोबारा जमा करवा देगा। दोनों सूरतों में नुकसान किसको है? काजी फैज़ ईसा साहब को है और उसकी वकला टीम को है, और हुकूमत इस सारे के सारे मामले को बाहर बैठकर इंजॉय करेगी। हुकूमत कहेगी चाहे आप सस्पेंड करवा के रेफरेंस बहाल करवा दें, चाहे आप जाकर दोबारा इस मामले को देख लें, और इस मामले को आप जो FBR है वो इस मामले को देखे और उसको डिसाइड करे। हुकूमत को हर तरफ से कोई टेंशन नहीं है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत की कोई बदनीयत ही नहीं है, हुकूमत की कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। और ये वो सवालात हैं, इसका मतलब है कहीं दाल में काला ज़रूर था, जिसकी बुनियाद पर हुकूमत को ये डर था कि ये जवाब नहीं देंगे, और तभी ये रेफरेंस में गए थे, तभी ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने गए थे। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है और क्या इसके ऊपर कब समाअत होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।